नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पोएट्री लेसन 1 डस्ट ऑप्शनों को लेकर आए हुए हैं, जो आपको एक एक बारीकी से बताएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑप्शनों यानी बर्फ के डस्ट यानी कण, और इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अबाउट द पोएट के विषय में यानी कवि के विषय में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में और मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ था, इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। His work was initially published in England, यानी उनका जो कार्य यानी लेखन इनिटियली माने आरंभ में, पब्लिश्ड माने प्रकाशित होता था इन इंग्लैंड, यानी इट बिफोर यानी पहले, यानी उनका रचना पहले इंग्लैंड से प्रकाशित होता था और बाद में यूनाइटेड स्टेट से प्रकाशित होता था। He was known for his realistic डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूरल लाइफ, यानी वह जाने जाते हैं अपने वास्तविक चित्रण। डिस्क्रिप्शन मतलब चित्रण ऑफ रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन के, यानी वह ग्रामीण जीवन के चित्रण के रूप में जाने जाते हैं, यानी एक ग्रामीण जीवन का रचना बहुत अधिक करते हैं। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिकल स्पीच, यानी हिज कमांड उनका अधिकार रहा है। ऑफ अमेरिकन मतलब अमेरिका के, कोलाइकल मतलब होता है बोलचाल की, स्पीच में भाषा, यानी उनका अधिकार अमेरिका के बोलचाल की भाषा पर रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सिटिंग फ्रॉम अ रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th century, यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिक थीम्स। यहाँ से लेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जटिल समाज और जटिलता समाज और दर्शन शास्त्र के चित्रों को, थीम्स मतलब चित्रों की जांच करते हुए 20वीं शताब्दी में न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन के व्यवस्थित यानी सेटिंग्स यानी व्यवस्था के बारे में लिखे। अबाउट द पोएम यानी पोएम के विषय में क्या पढ़ना है। पोएम किसके विषय में है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी यह कविता डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, यह कविता इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, एक छोटी और एक साधारण कविता है। एट विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी विथ अ डीपर एक गहरी और मीनिंग, लार्जर मीनिंग फिर भी एक गहरी और बड़ी अर्थ देता है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि व्यक्त करते हैं हाउ एन एक्ट एज अ पेटी, यानी एक छोटे से कार्य से कैसे स्नो ऑन वंस बॉडी, यानी कहने का मतलब है कवि व्यक्त करती हैं कि वंस बॉडी यानी शरीर के ऊपर एक छोटे से बर्फ के टुकड़े गिरने से यानी बॉडी कैन ब्राइटन्स वंस डे अप, यानी कैन हो सकता है ब्राइटन्स वन चमकीला उज्ज्वल वंस डे माने दिन, यानी बर्फ यानी शरीर पर बर्फ के छोटे से टुकड़े पड़ने पर कैसे दिन उज्जवल हो सकता है, ऐसे इसमें बताया गया है। द मैसेज ऑफ पोएम, यानी इस कविता की जो संदेश है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माध्यम से दिया गया है। पुट इनटू द वर्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में दिया गया है। ऑलवेज एज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा एक बहुत बड़ी अर्थ देता है या महत्व देता है। चलिए हम सीधे टेक्स्ट पर चलते हैं। द वे अक्रो, यानी द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि कहता है अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहानी बताना पड़ेगा हमको। यानी कवि एक दिन बहुत निराश होता है और निराश होते हुए यानी वह रास्ते पर चलते चलते थक जाता है, तो एक हेमलॉक ट्री यानी विस्मय जो हेमलॉक धतूरे का पेड़ होता है उसी के नीचे वह क्या हो जाता है, बैठ जाता है।
और उससे नीचे बैठ जाता है तो उस धतूरे के ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जमे होते हैं। उसी समय अशुभ अशुभ जो कौवे को अशुभ माना जाता है, वह कौवा उस पर आता है और उस पर जमे हुए बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े को झकझोर देता है और क्या होता है, जिससे वह गिर जाता है। इससे कवि का मूड क्या हो जाता है, बदल जाता है। यही इसमें कविता में आपको बताया गया है। यानी जो अशुभ है वे भी शुभ के कार्य करते हैं। यानी दवे, कवि कहते हैं कि दवे जिस प्रकार से अक्रू एक कौवे ने, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कौवे ने फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ से लेना पड़ेगा, जिस प्रकार से एक कौवे ने फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी एक धतूरे के वृक्ष के ऊपर, यानी देखिए यहाँ पर वो जिस कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कौवे ने यहाँ से एक धतूरे के वृक्ष के ऊपर, ऊपर क्या थे, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के छोटे छोटे जमे हुए टुकड़े की डालियों को सुख हिलाया, की डालियों को हिलाया, और जो कि वह बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हमारे ऊपर आकर गिर गया। वह देखो डाउन ऑन मी, हमारे ऊपर आकर गिर गया। यानी फिर से देखते हैं, यानी कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक कौवे ने एक धतूरे के वृक्ष के ऊपर जमे हुए बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े की टहनियों को हिलाया और वह बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हमारे ऊपर आकर गिर गए। आगे हैं, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन दे देता है, गिवन माने देता है, माई हार्ट माने मेरे मन को, मेरे मन की अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे मन को क्या करता है, बदल देता है। मूड माने दशा होता है, मूड माने क्या होता है, दशा। मेरे मन की दशा को बदल देता है। जो बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा गिरता है कभी के ऊपर तो उससे क्या होता है, कभी को क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी उनका मन क्या होता है, बदल जाता है। यानी हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, मेरे मन की दशा को बदल देता है। चेंज मैंने बदल गिवन देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सों को बचा लेता, पार्ट में कुछ हिस्सों को, और कुछ हिस्सों को बचा लेता ऑफ अ डे, दिन के, और दिन के कुछ हिस्सों को बचा लेता है। आई हैड रूड, जिसके खातिर मैं रूड था, नाराज था, अर्थात मैं रूड में यानी नाराजगी में क्या करता, उसको गवा देता, सुख में क्या करता, उसको मैं गवा देता। तो इसी समय हम आपको जो है कि इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है इसका। यहाँ से कि स्टडी बेस्ट क्वेश्चंस, नोट रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी हु कंपोज द एबव लाइन, हु इज द ऑथर ऑफ एबव लाइन, नेम ऑफ द पोएट ऑफ एबव लाइन्स, यानी जॉन बेरीमैन हैं, कैरोलिन वेल्स हैं, लेल्सन डेल्स हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, यानी जो बर्फ के जो कण थे किसके द्वारा गिराए गए थे, अ क्लाउड, अक्रो, तो अक्रो हो जाएगा। द वे मीन्स, वे का मतलब होता है तरीका, रास्ता, तो मेथड, रूट, बेस, लेसन, तो मेथड। फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, यानी बर्फ के टुकड़े कहाँ से गिरे थे, फ्रॉम अ पीपल ट्री, फ्रॉम अ नीम ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ रोज प्लांट, हेमलॉक ट्री। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, अ कुक्कू, अ स्पैरो, पीजन, क्रो, अक्रो। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़े थे, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पार्टिकल ऑफ क्ले, मिट्टी का जो समूह है, पार्टिकल ऑफ सैंड, बालू का ढेर है, पार्टिकल ऑफ प्लांट्स, प्लांट का ढेर है, पार्टिकल ऑफ स्नो, स्नो, तो ये स्नो के। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हेमलॉक ट्री, हेमलॉक इज अ ट्री विथ स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, नहीं। हेमलॉक इज अ ट्री नोन फर्नीचर मेकिंग, क्या धतूरे के पेड़ से फर्नीचर बनाए जाते हैं, नहीं। हेमलॉक ट्री इज अ बियरिंग फ्रेगनेंट फ्लावर, क्या अच्छी सुगंधी वाला फूल देता है वो, हेमलॉक ट्री जब पॉइजनस, एक जहरीला पौधा है। और इसमें सेकंड भी है, आंसर भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा।
हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई रूड। हु कंपोज द एबव लाइन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वाज इन, कवि कैसा था? सैड मूड में था। द वर्ड रूड मीन्स होता है रिपेंटेड, मतलब कि उसको उदास थे। व्हाट वाज द पोएट सेव्ड? पोएट ने क्या बचा लिया था? सम पार्ट ऑफ अ बुक बचा लिया था, सम पोएट्री बचा लिया, सम मनी, सम पार्ट ऑफ अ डे, सम पार्ट ऑफ अ डे। तो आपको देखिए क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे आपको, है ना। अब यहाँ पर एमसीक्यूएस भी देख लेते हैं इस पार्ट से। एमसीक्यूएस, अब देखिए, हु सुक डाउन ऑन द हिमलॉक ट्री? क्रो, कुकू, मैना, पैरट, तो क्रो हो जाएगा। व्हाट फेल ऑन द पोएट? कवि के ऊपर क्या गिरा? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन, डस्ट ऑफ क्रो, तो डस्ट ऑफ स्नो। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर? सैड थे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल इन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, चेंज हिज जॉब, चेंज हिज कलर, तो चेंज हिज मूड। व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट? काउ, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ अ डे, सम पार्ट ऑफ ए, कुछ दिन बच गया उसका हिस्से का। द पोएट से ऑफ अ डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रूड? रूड का मतलब है रूइंड, बर्बाद कर लेना, हेल्ड इन रिग्रेट में पड़े रहना। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ए बी सी डी, यही हो जाए विकल्प। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव सम पार्ट में एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये मेटा रूपक है, ये विरोधा है, ये उपमा है। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंटेड? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर करता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर करता है, यहाँ पर हीलिंग पावर ऑफ नेचर करता है। और यहाँ पर उत्तर भी दिया हुआ है कि द क्रो एंड हिमलॉक ट्री सिम्बलाइज किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? हैप्पीनेस के लिए, सारो के लिए, किसके लिए? तो सारो के लिए किए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।